I hope everybody is ready for the test which we have decided for the preparation of aldehyde ketones and carboxylic acids. Okay, so I think I should start now. Are you all ready for the reactions, methods of preparation? Yes or no? Today also in the evening there will be a revision lecture. याद है ना सबको? Okay. 8:30 to 9:30 अपना revision lecture है. याद है सबको ना? Only 1 hour for second chapter, ionic equilibria. पढ़ रहे हैं सब लोग? I hope. Okay. हाँ. ठीक है? चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ आपको. सी अगर आपको नहीं याद है, यू कैन रीड इट एंड राइट इट, नो प्रॉब्लम, बट डू राइट इट. ठीक है? एकदम 4-5 ही क्वेश्चन दूंगी, ज्यादा कुछ नहीं है. एकदम इजी, एकदम इजी. First question is, you can refer your notes, no problem. I don't mind with that. You have to write down the reagent which we require to prepare this. First question. Second question is CH3C double bond O, OCH3 plus water in presence of diluted H2SO4 and heat. What is your product? This is the second question. Third question is, let me start the spotlight. Now the third question is, write a note on Gatterman-Koch reaction. Only 5 questions I'm going to give you, और वो बहुत ही easy है, काफी easy. Next question is, how will you prepare benzophenone from nitriles? मतलब कौन सा nitrile लेना है? That you have to think of. And last question for today.
is give the preparation of benzoic acid using cumin. ठीक है? Only 5 questions. You will get 10 minutes. It's 10:37. You can refer your notes, no problem. I don't mind. क्योंकि मैं देख नहीं रही हूँ आप क्या कर रहे हो. You can refer your notes, absolutely fine. Read it and बिना देखे write it. That is my aim. ठीक है? It's 10:37. 10:47. चलो 10:50. 10:50 पकड़ो. 10:50 को we will discuss it. Then I will start with the physical properties. Is it fine, बच्चों? Is it Yes, okay? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. It is fine. आप लोग देखो उसमें से जो लिखा है कौन सा reagent किया भूल गए, no problem. You can just refer it, write it. See, you are testing your own self. I'm not going to do anything. मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो. आपका ईमान आपके साथ. First, write down the questions, write down the answers, and you only have to check it. मैं बाद में है ना एक गूगल क्लासरूम क्रिएट करती हूँ और वो गूगल क्लासरूम पे ना तुम लोग को क्वेश्चंस वगैरह सब ऐसे पोस्ट करूंगी एमसीक्यूज टाइप वाले. देखती हूँ सर से बात करती हूँ. फर्स्ट कॉपी डाउन द क्वेश्चंस प्लीज. दिख रहा है ना ठीक से? You will get 12 minutes. 10:15. काफी टाइम दिया है मैंने आपको. देखा जाए तो 5 मिनट 10 मिनट में हो जाना चाहिए. Done with the questions. And I'm expecting a very good result from your batch. क्योंकि मुझे रेगुलर क्लासेस से कहीं ज्यादा अच्छा रिस्पांस आप लोगों का ऑनलाइन लेक्चर में मिला. So I'm very happy. In fact, I have told this to sir also. कि बच्चे काफी अच्छा रिस्पांस देते हैं. They are interacting. They are trying to understand. मतलब जितने भी लोग आते हैं वो लोग काफी एक्टिव होते हैं. So I am very happy. So I'm expecting a very good result from you all. सभी के पास से. ऐसे नहीं कि एक दो बच्चे, सभी के पास से. हो गया? क्वेश्चन हो गया? लिख के नीचे रखो क्या कैमरा? आई एम पुटिंग कैमरा डाउन. किसी को कुछ समझा नहीं होगा क्वेश्चन तो पूछो.
Are you all able to solve बच्चों? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? क्या नहीं समझ रहे हैं? ऋषि, देखो पहले वाले में ये क्या है पता है? एसिटाइल क्लोराइड है ना, COCl, असाइल क्लोराइड वाला है। मैं हिंट देती हूँ, पहला वाला क्या है? C डबल बॉन्ड और Cl। तो ढूंढो, जब ये असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था तो कौन सा रिएजेंट यूज किया था? फिर ये आपका ईस्टर है, आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज योर ईस्टर। तो ईस्टर से जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया था तो क्या मिला था मुझे प्रोडक्ट? फिर गैटम एंड कॉस्ट तो डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। हाँ मिस। देन आफ्टर दैट बेंजोफिनॉन क्या था? बेंजोफिनॉन बनाने के लिए देखो, ये पहले ये देखने का कि बेंजोफिनॉन मतलब क्या। C डबल बॉन्ड O। हाँ देखो आंसर आ भी गया प्रगति का, वेरी गुड प्रगति। ये बेंजोफिनॉन है, तो मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? बेंजोनाइट्राइल लेना पड़ेगा ना। और फिर मैं जो रिएक्शन यूज करूंगी, हाँ देखो मिस। थोड़ा सोचो, हाँ सोचो थोड़ा। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है? हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम क्यूमिन? तो क्यूमिन क्या होता है? स्टार्टिंग मटेरियल, इसलिए मैंने पहले आपको सब IUPAC पढ़ाया, ये क्यूमिन है कि नहीं। फिर उसका पता है उसको ट्रीट करते हैं, देखो अभी हिंट दे दिया मैंने। ऐसे सोच के करने, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक के। ऐसे घुमा घुमा के देंगे ना, 2 चैप्टर ज्वाइन कर देंगे। कैसे देंगे मैं बताती हूँ, देखो पहले क्या देंगे पता है? अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, उसके बाद क्या प्रोडक्ट आ गया, और वो तुमको समझेगा नहीं कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन था। बिकॉज अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, अमाइन सब इंटरकनेक्टेड है। तो 2-3 चैप्टर्स दे विल जॉइन टुगेदर एंड दे विल आस्क यू वन क्वेश्चन। ऐसा है, तो मैंने बहुत सिंपल दिया, समझा अभी सबको? डोंट पैनिक, इसलिए मैं आपको ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाऊंगी ऑर्गेनिक का। अभी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे तो रिएक्शंस में आपको थोड़े डिफिकल्ट टाइप के पूछूंगी, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई करो एटलीस्ट ऑर्गेनिक। फिजिकल तुम लोग मैनेज कर लोगे खुद ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से आता है अभी, तो कुछ इशू नहीं है। ऑर्गेनिक नहीं मैनेज कर पाओगे। डोंट पैनिक, डराने के लिए नहीं मैं दे रही हूँ, बट अभी आ रहा है क्या बच्चों? पढ़ लो, पढ़ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राइट इट। हाँ गुड। ऋषि आर यू फाइन नाउ? डोंट पैनिक बेटा, आराम से करो। हाँ गुड। देखो तुम लोगों ने पूरे मुझे पेपर 1 में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तुम लोगों की वजह से मैं पेपर 1 बहुत अच्छे से फटाफट कंप्लीट कर पाई। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिजल्ट। जितना अच्छा रिस्पांस पढ़ाई सिखाने के टाइम पे दिया, उतना ही अच्छा रिस्पांस रिजल्ट्स में भी दे दो। एंड एनी टाइम वी आर अवेलेबल, यू कैन आस्क क्वेश्चंस एनीथिंग। जब ये क्लासेस चालू हो जाएगा वी विल कीप मोर रिविजन लेक्चर्स, आई विल टेक मोर टेस्ट, ऐसे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे तुम लोगों को कंफर्टेबल हो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। वी आर विथ यू, not even me, even all teachers, but give us a very good result because I am very happy। जैसे तुम लोग मस्ती क्लासेस में किया करते थे वैसे नहीं करते हो, शांति में बैठते हो, लेक्चर्स अटेंड करते हो, रिस्पॉन्स देते हो, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर यू नाउ।
और उसको बरकरार रखो। हाँ बराबर है, करेक्ट है दिवेश, वेरी गुड। हो गया बच्चों लिख के सब? चलो चेक करके बताओ कितना राइट है ईमानदारी के साथ। हाँ, पहले वाले में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? प्रगति ने आंसर दे ही दिया था। रिएजेंट वाज हाइड्रोजन, पैलेडियम, BaSO4, करेक्ट। हाइड्रोजन, अच्छा ठीक है, लास्ट वाला मैं बताती हूँ। हाइड्रोजन, पैलेडियम, BaSO4, ठीक है। उसके बाद ईस्टर से जो आपको कन्वर्ट करना था वाटर के साथ, तो ये कैसे आएगा? डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ना डायरेक्ट। वाटर को ब्रेक करो, कल ही सिखाया था मैंने, ये परसों ही, सॉरी। ये देखो CH3COOH और इसके साथ जाएगा CH3OH, ठीक है। तो एक एसिड आएगा, एक मिथेनॉल आएगा, करेक्ट। CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3OH, एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल, करेक्ट। Everyone is giving correct response, very good। हाँ बराबर है, ओके। मिथेनॉल नहीं प्रगति, मिथेनॉल बेटा, मिथेनॉल, शायद वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा। मिथेनॉल, करेक्ट। कशिश इज आल्सो राइट। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये सबका राइट है दोनों। अभी गेटरमैन कॉस्ट रिएक्शन तो एकदम ही सिंपल था। क्या लिखने का उसके ऊपर? COHCl एनहाइड्रस AlCl3, वो तो याद ही रहेगा सबको। COHCl, यहाँ पे बेंजीन लेंगे, ठीक है। सॉरी, एरो के ऊपर लिखना था। HCl, देन क्या था? अनहाइड्रस AlCl3 अंडर हाई प्रेशर, यू विल गेट ओवर हियर बेंजाल्डिहाइड, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl अनहाइड्रस AlCl3, yes yes, बेंजाल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट, करेक्ट कशिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था? हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोफिनोन बाय यूजिंग नाइट्राइल। तो कौन सा नाइट्राइल यूज करेंगे हम लोग बेंजोफिनोन बनाने के लिए? कौन सा यूज करेंगे बोलो? टू प्रिपेयर बेंजोफिनोन। करेक्ट, अल्केन नाइट्राइल। हाँ बराबर, तो बेंजोनाइट्राइल यूज करेंगे ना, वेरी गुड। कशिश हैज गिवन करेक्ट आंसर, इवन दिवेश। C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, C6H5 MgBr, ओके वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या डालना है? ड्राई ईथर, फिर याद है कार्बन वाला पार्ट विल गो टू कार्बन, नॉन कार्बन विल गो टू नॉन कार्बन, कल ही परसों सिखाया था ये रिएक्शन। फिर ये हो जाएगा C6H5 double bond NMgBr, and then after that you do the hydrolysis and you will get over here बेंजोफिनॉन। आ गया सबका आंसर? ये शायद आया होगा कुछ लोगों को। बेंजोफिनॉन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ था वो रिएक्शन। हाँ गुड। और क्यूमिन वाला क्या था? क्यूमिन वाला नहीं आया क्या तुम लोग को? क्यूमिन वाला इजी था। पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा, बाद में एसिड मिल जाएगा, भूल गए? रुको मैं बताती हूँ। ये देखो श्रुति, आपको नहीं आया ना? श्रुति का क्या नाम था, भूल गई मैं उसका नाम। Here you have to take KMNO4 and KOH, just heat। तो अपने को क्या मिलेगा सबसे पहले? पोटेशियम बेंजोएट, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करो, यू विल गेट बेंजोइक एसिड COOH, ठीक है। चलो पहले वाले को 1 मार्क्स, दूसरे वाले को 1 मार्क्स, इन दोनों को, इन तीनों को 2-2 मार्क्स। कितना हो गया? 2 4 6, सॉरी 2 4 6 7 8। अच्छा चलो सबको 2-2 मार्क्स दे दो। 10 मार्क्स का टेस्ट था। एक छोटा सा भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं लिखा होगा तो हाफ मार्क्स कट करना है खुद का। पूरे पांचों के पांचों किसके राइट है? रेज योर हैंड। ठीक है, पढ़ के किया होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट योर मार्क्स। ओके हेली, वेरी गुड। दिवेश वेरी गुड, दिवेश को 8 मार्क्स मिला है, हेली को 6, साक्षी 7.5, ओके।
इट्स फाइन ना, पढ़ के लिखा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिना देखे लिखाना पढ़ के, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके. मैक्सिमम पीपल गॉट 6 मार्क्स. अनुष्का 8 मार्क्स. वेरी गुड अनुष्का. ओके कन्हैया, वेरी गुड. 8 इज द हाईएस्ट मार्क्स. ठीक है. यश 4 मार्क्स. क्यों यश? ओके श्रुति, वेरी गुड. अच्छा ठीक है. अभी देखो नेक्स्ट टाइम वापस से ऐसे टेस्ट होगा प्रिपरेशन पे भी, तो तभी पढ़ना अच्छे से. श्रुति को 8 मार्क्स है. वेरी गुड. अच्छा श्रुति को और श्रुति में मैं कंफ्यूज हो गई. ओके ओके. और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सिद्धू, जोशवा, ये लोग सब ऐसे ऑडियंस है क्या? श्रद्धा, संचिता, और कौन है? शिवम. चलो बोलो कितने मार्क्स है? वेरी गुड कशिश. कशिश गॉट 9 मार्क्स. ओके शिवम 5 मार्क्स. क्यों इतना कम शिवम? पढ़ के नहीं आए थे? हाँ मैम, थोड़ा आधा प्रेप बाकी था. अच्छा ठीक है. लेकिन मैंने अभी टाइम दिया था पढ़ने के लिए. रिएक्शंस पढ़ के लिख देते बिना देखे ना, चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. नेक्स्ट टाइम थोड़ा सीरियसली ले लो हाँ बच्चों ऑर्गेनिक को प्लीज. ऑर्गेनिक बहुत इजी लग रहा है पर नहीं है, याद रखो. इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट इजी. चलो. बट आई एम हैप्पी दैट पीपल गॉट गुड मार्क्स. ओके श्रुति गॉट्स कितना? 5.5. ओके ठीक है. ये तुम लोग का रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स को जा सकता है ये मार्क्स. झूठे मार्क्स मत लिखना. चलो शुड आई प्रोसीड नाउ? अभी देखो हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे आज, एंड देन आई विल स्टार्ट विद सम रिएक्शंस. बहुत सारे रिएक्शंस है इसमें, बहुत सारे. तो मैं कैसे आपका टेस्ट लूंगी? पहले आपको एल्डिहाइड कीटोन्स के सारे रिएक्शंस पढ़ाऊंगी, उसके ऊपर एक सिंपल सा जैसे आज लिया टेस्ट वैसा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है. एंड देन आई विल टीच यू द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके ऊपर टेस्ट लेंगे. ठीक है. ऐसे करके पार्ट वाइज में टेस्ट दे दो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हो जाएगा. ठीक है. चलो नाउ वी तो विल अभी नेक्स्ट स्टार्ट. लेक्चर में कौन से टॉपिक पे है? अभी नेक्स्ट लेक्चर में कोई टेस्ट नहीं है. पहले प्रेपरेशन पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा ना पूरा, उसके बाद टेस्ट. जब भी टेस्ट रहेगा ना उसके 3-4 लेक्चर के हाँ पहले मैं बोलूंगी. मतलब मैं बताती हूँ, रुको. अभी हम लोग किधर है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में है ना, तो कहाँ तक पढ़ाने के बाद टेस्ट लूंगी बताती हूँ, रुको. और सोडियम हाइड्रोक्साइड, aldol condensation, Cannizzaro reaction, क्रॉस Cannizzaro. एक बना बताती हूँ, बहुत सारे रिएक्शन है इसमें. हाँ. पेज नंबर 275 तक होने के बाद आई विल टेक योर टेस्ट. देखो बहुत रिएक्शन है पर बहुत इजी है. बस इतना करना है कि आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं. उसमें एक आधा मैकेनिज्म्स भी हैं. और अभी हम लोग कहाँ है, कौन से पेज पे पता है क्या? 10 पेज पीछे हम लोग अभी. वी आर ऑन पेज नंबर 265. फिजिकल प्रॉपर्टी तो इजी है, उसका कुछ इश्यू नहीं है. समझ लो 8 पेजेस रहेंगे, तो 8 पेजेस पढ़ाने के लिए मुझे 8 तो लेक्चर जाएगा ना मिनिमम. मतलब ये पूरा वीक जाएगा, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो थोड़े थोड़े रिएक्शंस पढ़ते जाओ. ठीक है. चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde, ketones and carboxylic acid. What do you mean by physical properties? Their temperature, boiling point, physical state, whether they are solids, liquids, their polarity and everything, that all comes under physical properties. Okay? So here, first physical property which we are going to discuss is nature of intermolecular forces. First is, ये लिखना नहीं है कुछ भी, हाँ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर forces. ठीक है. Now here when you see the carbonyl bond, that is C double bond O, in aldehyde and ketones are, याद रखो, it is polar covalent bond. ठीक है. It is polar covalent bond, and because of that they are showing dipole dipole interaction. ठीक है.
The bond in carbonyl compound, that is aldehyde and ketone, is polar covalent bond. अभी polar का मतलब क्या है? I hope कि आपको पता होगा, in which there is a separation of the charges. Positive and negative charges are separated. Means your oxygen will acquire partial negative charge and carbon will acquire partial positive charge. So it is a polar covalent bond and it is showing dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction कैसे होएगा? देखो, I have over here C double bond O. तो दूसरा वाला जब इसको कांटेक्ट करेगा तो कैसे होएगा पता है क्या? It will go like this. Sorry, C double bond O. मतलब ये देखो, ये एक दूसरे का पोलैरिटी मेंटेन कर रहा है, ये एक दूसरे का पोलैरिटी मेंटेन कर रहा है. आई बात समझ में? So it is called as dipole-dipole interaction. Means here there is partial negative charge, partial positive charge. यहाँ पे partial positive, partial negative. So there is an interaction between the dipole thing. This is dipole, this is dipole. And there is an interaction which is called as dipole-dipole interaction. Opposite charges attracted each other to form a bond. Clear? The first point, the carbonyl bonds or carbonyl group into the aldehyde and ketone is polar covalent bond and it shows dipole-dipole interaction. First point is done. इसी में second point आएगा. अभी हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का. तो ये जो OH ग्रुप है, ये क्या लिखते हैं हम लोग? RC डबल बॉन्ड OOH. ठीक है? So here we are getting hydrogen bonding. So which type of bonding it is showing over here? Hydrogen bonding. And it is the strongest intermolecular force of attraction. सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन. ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. तो एसिड और अगर एल्डिहाइड कंसिडर किया तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? ऑफ कोर्स हमारे किसका रहेगा? एसिड का रहेगा. ठीक है. And as the number of carbon atom increases, of course, their boiling point, melting point, everything will go on increase. इतना समझ आ गया? So here सबसे पहले हमने क्या बोला कि R carbonyl compound in aldehyde and ketone is polar covalent bond and in acid it is showing hydrogen bonding. ठीक है? चलो अभी हम जाएंगे next property पे. Property number 2, which is nothing but physical state. ठीक है? Physical state and boiling points of aldehydes and ketones. Okay, now have you heard about तुम लोगों ने लेबोरेटरी में ये देखा होगा ना, जब ये स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं, जो आपके बायोलॉजी के स्पेसिमेंस होते हैं, कुछ फूल पत्ते होते हैं बॉटनी में, and in the zoology also some fishes and some skeletons and some insects they are putting in one solution. कभी खोला है वो बॉटल? जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको पता होगा. When you open that bottle, you will get a very strong smell. That strong smell is due to the formaldehyde. Very good, Divesh, very good. So it is, उसको commercial name है formalin. Formalin के fumes भी दिए जाते हैं laboratory में, so that there will be no interaction or interference of the fungus. क्योंकि जब आप कोई चीज biological specimens preserve करके रखते हो, that time there are chances of foreign particles to enter into that and they may contaminate them. So what they are going to do, they will apply the formalin fumes. और formalin fumes क्या रहता है? It is nothing but formaldehyde. So formaldehyde, that is HCOH, is gas at room temperature. ठीक है? It is gas at room temperature, but the bad thing is it is having a very irritating odor. You cannot even stand over there. You will get the itching in your throat. You will start आपकी आंखों से पानी आना चालू हो जाएगा. It is very very bad. ठीक है? This is, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब लैब में फॉर्मेलिन के फ्यूम्स देते हैं, केमिस्ट्री लैब में भी दिया जाता है, बायो लैब में भी दिया जाता है, तो जब वो फ्यूम्स देते हैं दैट टाइम सब खिड़की दरवाजे बंद करके सब बाहर निकल जाते हैं. ठीक है? नेक्स्ट इज एसिटाल्डिहाइड, दैट इज CH3CHO, is extremely volatile. Volatile मतलब it will evaporate. It is a colorless liquid. ठीक है? It is colorless liquid. फिर उसके बाद जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, higher aldehydes are having थोड़ा सा pleasant odor. Their odor is okay types. It will see the smell of ये अपना क्या बोलते हैं उसको, बेंजाल्डिहाइड का जो स्मेल है, इट इज बिटर आलमंड का स्मेल है. जब ये बादाम सड़ जाता है या तेल छोड़ने लगता है, so that time देखो थोड़ा सा कड़वापन होता है और ऐसे स्मेल आता है बादाम में से. So that is the smell of benzaldehyde. But जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे,
it is becoming pleasant in odor. Clear? तो पहला क्या हो गया? physical state. Formaldehyde is gaseous at the room temperature. It is having highly irritating odor. Acetaldehyde is volatile, colorless, and higher aldehydes are giving you pleasant odor. अभी acetone तो सभी ने देखा होगा. कहाँ देखा है acetone? नेल पेंट रिमूवर. बॉयज ने भी देखा होगा, गर्ल्स ने भी देखा होगा. इवन पेंट्स में डाला जाता है एसीटोन. ठीक है. कोई चीज देखो, जब नेल पेंट वगैरह ऐसे सूख जाता है या कोई चीज कलर हो गया या आपका कुछ ऐसे, जब आप पेंटिंग कर रहे हो, जो पेंटर्स होते हैं, सो जनरली दे आर यूजिंग दिस एसीटोन, क्योंकि वो उसको क्या कर देता है, वापस से उसकी कंसिस्टेंसी वापस ले आता है और वो वोलेटाइल होता है तो उड़ जाता है. ठीक है. सो एसीटोन इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. ये सभी को पता है. इट हैज अ वेरी प्लेजेंट ओडर, है ना. अच्छा स्मेल आता है कि नहीं नेल पेंट रिमूवर का. सो इट इज हैविंग अ प्लेजेंट ओडर. बट हायर कीटोन्स आर हैविंग ब्लैंड ओडर्स. इसमें उल्टा, जैसे जैसे कीटोन्स बढ़ते जाएंगे उनके ओडर गंदे होते जाते हैं. इट इज वेरी बैड थिंग. ठीक है. Then we will talk about their boiling point. Of course, as the number of carbon atoms increases, their boiling point will also increase. It is but obvious. As the number of carbon atom increases, their boiling point increases. अब एक चीज तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. पता है ना, 11th स्टैंडर्ड में भी किया था हमने. ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट. ये हो गई बात एल्डिहाइड और कीटोन की. अब हम बात करेंगे एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है. लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू कार्बन नंबर 9. क्या बोला यहाँ पे? लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स up to carbon number 9 are colorless, liquid, and they also have an irritating odor. अच्छा, अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा what is the physical state of पेंटानोइक एसिड, तो आप क्या बोलोगे? 9 तक बोले ना. पेंटानोइक एसिड मतलब 5 कार्बन, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या आएगा? इट इज लिक्विड. आया समझ में? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके. Higher acids are colorless and they are like wax. ठीक है. colorless, they are wax like solids. कभी किसी ने देखा है क्या एसिटिक एसिड लैब में? आप लोगों ने यूज किया है कि नहीं पता नहीं मुझे. ऐसे वैक्स जैसे लगता है. एंड दे हैव लो वॉलेटिलिटी. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेसर एंड हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑफ कोर्स हायर. ठीक है. boiling point of carboxylic acids are higher than the corresponding alkanes. अब मुझे बताना कि क्यों बढ़ा है. अल्केन से, ईथर से, अल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, सभी से ना अगर मैंने अरेंज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है. क्यों? अभी मैंने यहाँ पे रीजन बताया था. दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग intermolecular hydrogen bonding. ये रहा. Because of that, they are showing higher boiling point compared to the alkanes, ethers, alcohols, aldehydes and ketones, etc. समझ रहा है सबको? वापस से मैं बोलती हूँ. Carboxylic acids up to 9 carbon, these aliphatic acids are colorless and they are liquid at the room temperature. They are having very irritating odor. ठीक है. higher acids जो है they are colorless and they are having a wax like solids. Their boiling point of course increases as the number of carbon atom increases. And if you are going to compare your carboxylic acids with alkanes, ethers, aldehydes, ketones, alcohols, of course they are higher because of the presence of intermolecular hydrogen bondings. Clear? एकदम सिंपल सा जवाब है इसका. ठीक है. Then after that क्या लिखा है यहाँ पर? Acid hydrogen of one molecule from the hydrogen bonding. Okay, it is combining with this, it results into the intermolecular hydrogen bonding. एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है. In the case of acetic acid, dimer exists. Dimer मतलब when I am going to take two acetic acid. अभी suppose यहाँ पे लिया CH3C double bond O और ये हो गया OH, ये हो गया OH. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या लिखा? OC डबल बॉन्ड था इधर, सॉरी. और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? HO और ये CH3.
डाइमर है ना, ये देखो CH3COH एक हो गया, एंड CH3COH ये दूसरा हो गया. सो डाइमर एग्जिस्ट इन द gaseous phase, ये ध्यान में रखना. ठीक है, डाइमर विल एग्जिस्ट ऑलवेज इन द gaseous phase. इतना क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, solubility of aldehydes and ketones, how they are solving, how they are dissolving, in which component, which solvent they are going to be dissolved. एकदम सिंपल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग खुद पढ़ सकते हो घर पे बैठ के आराम से. All the things are given on page number 264, 265. Okay. Now, carbonyl bonds involve the hydrogen bonding with the water molecule. As a result of this, lower aldehyde and ketones are water soluble. क्योंकि कार्बोनिल बॉन्ड है ना हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, तो जब आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो HOH ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? It will form hydrogen bonding, and that is why lower aldehydes and ketones are water soluble. Very, very important. Huh? Lower one are water soluble. Okay. Acetaldehyde, acetone, as molecular mass increases, proportion of hydrocarbon increases, and that is why their solubility decreases. मतलब जैसे जैसे number of carbon atom increases, what will happen? Their solubility in the water decreases. क्यों decrease होगा? क्योंकि ज्यादा हाइड्रोकार्बन बन गया, ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. वाटर जो है वो पोलर है ना, तो पोलर सब्सटेंसेस विल गेट डिसॉल्व्ड इनटू द पोलर सॉल्वेंट्स, एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस विल गेट डिसॉल्व्ड इनटू द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. सो जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, दे आर गिविंग यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, राइट? And because of that, there is an interaction which is polar dipole interaction. But as you are increasing the number of carbon atoms, what will happen? Their polarity decreases, they are becoming non-polar, and because of that their solubility in the water decreases. Clear? ठीक है, उसके बाद वही सारा पॉइंट दिया हुआ है, कहाँ गया? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वाला ये पॉइंट है. अभी हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का. ठीक है, solubility of carboxylic acid in the water decreases with increase in the molecular mass. Of course, same thing है. Solubility of carboxylic acid decreases with increase in the molecular mass. जैसे जैसे increase होगा वो soluble कम होना चालू हो जाएगा. And practically जो higher acids है, they are insoluble in the water. याद रखो generally दो acid है, एक है succinic acid और दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड. यही दो एसिड मतलब जो लैब में होते हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल. बाकी जितने भी एसिड्स है, दे ऑल आर वाटर इनसॉल्युबल. ठीक है, aromatic acid such as benzoic acid is insoluble in the water at room temperature, but they are soluble in the water at higher temperature. आपको याद है 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको वो थर्ड चैप्टर पढ़ाया था, क्रिस्टलाइजेशन. वहां पे हम लोग सुटेबल सॉल्वेंट ढूंढते थे, और बेंजोइक एसिड का मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है. वी आर गोइंग टू ऐड वाटर, हायर टेम्परेचर पे डिसॉल्व होना चाहिए, लोअर टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, है ना. तो बेंजोइक एसिड इज soluble in the water only at higher temperature, not at the lower temperature. ठीक है, water insoluble carboxylic acids are soluble in organic solvents. Of course, if they are not getting dissolved into the water, they will get dissolved into the organic salt, such as मैंने आपको बताया था कैसे याद रखने का, ABC, अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म. ये तीन एटलीस्ट, ये तीन क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो याद रखो, कभी भूलोगे नहीं. अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं. इतना समझा फिजिकल प्रॉपर्टीज ये. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स. ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेरिक इफेक्ट. ओके, बहुत सारा है. चलो आज तो शायद फिजिकल प्रॉपर्टी हो पाएगा. नेक्स्ट इज पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड. एनी डाउट्स सो फार? अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टीज में? दे आर सॉल्युबिलिटी एंड दे आर बॉन्ड्स, पोलर, ये ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक बच्चों? एनी क्वेश्चंस?
Any questions so far? Okay, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस लिख के रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद कीटोन्स, उसके बाद एल्डिहाइड्स, उसके बाद ईथर और उसके बाद अल्केन। ये बॉइलिंग पॉइंट है, लिख लो ये। और एक जगह तुम लोग है ना वो स्टिकी नोट्स रखा करो, ऑर्गेनिक पढ़ने के टाइम पे ना बच्चों स्टिकी नोट्स रखा करो और लिख दिया करो सबसे हाईएस्ट किसका है, एसिड, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, बाद में अल्केन। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद होता है डायपोल डायपोल, ठीक है। उसके बाद होता है वैंडर वॉल, सबसे वीकेस्ट। मैम ये लिखना है अभी? हाँ हाँ ये लिख लो ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। MCQs में they will ask you to arrange them in the increasing order of the boiling points. Why carboxylic acids are showing higher boiling point than all these? Because of very strong intermolecular hydrogen bonding. अभी intermolecular and intramolecular सबको पता है। इंटर मतलब अगर मैंने बोला इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब विद इन द डिफरेंट स्कूल्स, और अगर इंट्रा बोला तो सेम स्कूल। तो ऐसे याद रखने का हो जाएगा तो बोलो, हाँ। हो गया बच्चों? मिस वो इधर के बाजू में क्या लिखा है? इधर के बाजू लिखा है अल्केन्स। सॉरी मैंने थोड़ा गंदा ही लिखा, अल्केन्स है वो। पहले एसिड है, फिर अल्कोहल है, फिर कीटोन है, फिर एल्डिहाइड है, फिर ईथर है, फिर अल्केन्स है। और बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और बाद में वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। मिस इसका हेडिंग क्या लिखे? बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका आएगा इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसका क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अगर किसी ने पूछा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और डायपोल डायपोल है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी ने बोला कि एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। डन बच्चों? यस। ओके चलो। और अभी इन्होंने क्या डायपोल बोला है, डायपोल के लोअर बाद क्या है? एलिफेटिक वैंडर वॉल ना? वैन डर वाल, यस। और इन लोगों ने क्या बोला पता है कि लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन एटम्स आर वाटर मिसिबल, मतलब पानी में डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उनके अंदर। और जो हायर एसिड्स है दे आर नॉट सॉल्युबल, वो तो मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को, दे आर सॉल्युबल इन द पोलर सब्सटेंसेस। चलो आगे पढ़ाओ। पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल ग्रुप। अभी पोलैरिटी तो सभी को पता है, देखो this polarity, these bonds are actually polar because we have over here
कार्बन ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बना सकती हूँ, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकती हूँ. I can write on over here C double bond O. This is partial negative and this is partial positive. If I'm going to make its resonating structure, तो C double bond O 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 है, कार्बन का वैलेंसी 4 है. ठीक है. यहाँ पर what I will do, I will write on 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो this indicates that my compound, carbonyl compounds are polar in nature due to the presence of partial positive and negative, क्योंकि oxygen is more electronegative than carbon. oxygen आता है 16 ग्रुप में, कार्बन आता है 14 ग्रुप में, therefore it is polar in nature. ठीक है, it's very simple. और क्या बोला है, this carbon atom is electrophilic. ये जो कार्बन एटम है this is electrophilic, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हो गया ना. क्यों electrophilic? क्योंकि it is positively charged, so it will attract the electrons. Am I right? Yes or no? This carbon atom is electrophilic, electron loving, because it is due to the presence of positive charge on that. ठीक है. Now next we'll study here is reactivity of aldehydes and ketones. Okay. Aldehyde and ketone, due to the polarity of carbonyl bond which results into the electrophilicity of the carbon, in general, ये सबसे important है, aldehydes are more reactive than ketones. क्यों ऐसे? देखो, aldehyde में क्या होता है, RC double bond OH होता है, कीटोन में क्या होता है, RC double bond OR होता है. तो यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे तीनों जगह पर कार्बन 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 बॉन्ड है. तो यहाँ से इन दोनों को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि आप हाइड्रोजन को बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो. हाइड्रोजन बहुत इजीली किसी को भी अटैक कर सकता है या किसी से भी अटैक हो सकता है. रादर इन दिस केस इट इज वेरी डिफिकल्ट. समझा? दैट इज व्हाई योर एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया. ठीक है, and it will attacked by the nucleophile. So they are more attractive towards the nucleophilic attack due to the presence of hydrogen. देखो ना, एक साइड थोड़ा सा उसका लूज है क्योंकि हाइड्रोजन है. In this case you are having carbon 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 bond. आया समझ में? That is why aldehydes are more reactive than ketones. ठीक है. अभी इसके कुछ तो रीजन है. What are the effects behind this that aldehydes are more reactive than ketones? तो पहला वाला जो इफेक्ट है that is called as electronic effect. ठीक है. alkyl groups have electron donating inductive group. अभी आपको पता है ये electron donating inductive effect क्या होता है. so alkyl groups are, मतलब ये जो alkyl groups है, R groups जो है, R groups are electron donating groups and they are showing positive inductive effect. ठीक है. कीटोन के पास क्या देखो, RC double bond OR. So it has 2 electron donating group, yes or no, which are responsible for decreasing in the polarity and electrophilicity. क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अभी इसका जो अटैक करने की जो ताकत है अंदर ही हो गया ना सब कुछ, तो बाहर वाले से वो अटैक होगा ही नहीं. Whereas in the case of aldehyde, C double bond OR, ठीक है, देयर इज ओनली वन डोनेटिंग ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है. so because of that it is more attractive towards nucleophilic attack. फर्स्ट समझ आ गया? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस एक्सप्लेनेशन वाज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इफेक्ट इज स्टेरिक इफेक्ट. स्टेरिक इफेक्ट मतलब बल्कीनेस, है ना. मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा बल्की है, एल्डिहाइड बल्की है कि कीटोन बल्की है? बल्कि मतलब हैवी कौन है ज्यादा? मिस वो कीटोन. कीटोन है, बराबर, क्योंकि ये थोड़ा हल्का फुल्का है, निकल जाएगा, बट यहाँ पर किसी और को बाहर से आने देगा क्या अटैक करने को. सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन द एल्डिहाइड्स. एकदम सिंपल रीजन. और यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या है, लेस हिंड्रेंस है ना, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. हिंड्रेंस मतलब हिंडर्ड करना, मतलब रोकना.
स्टेरिक मतलब वेरी हैवी ग्रुप्स, तो यहाँ पे दोनों हैवी ग्रुप है, वो बाहर वाले को अंदर रहेगा ही नहीं। whereas in the case of hydrogen there is no bulkiness, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो काफी इजीली वो जा सकता है, ठीक है, क्राउडिंग कम है उसमें, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अच्छा, अब एक और दिया हुआ है यहाँ पर कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, इफ आई एम टेकिंग ओवर हियर, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। कौन बताएगा इसका रीजन? मतलब अगर मैं बोलूं कि एल्डिहाइड है CHO और दूसरा है CH3CHO, तो मेरा कहना ये है कि ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है? क्यों, क्या लगता है आपको? इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, क्या क्या रीजन हो सकता है? जब भी रिंग आता है तो एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या है वो? अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। वेरी गुड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, डबल बॉन्ड, शाबाश। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, वो ऑक्सीजन को लेके घूमता रहता है, हाइड्रोजन को लेके घूमता रहता है, तो वो जल्दी से आपके कंपाउंड को बाहर जाने देगा नहीं, कंपेयर टू दिस केस। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है ना, and always resonance is making your compound more and more stable, and that is why your aldehydes are less reactive than this. अच्छा, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा arrange the following in the increasing order of their reactivity, चलो, तो पहला मेरा कंपाउंड है बेंजाल्डिहाइड, दूसरा कंपाउंड है एसीटोन, और तीसरा कंपाउंड है प्रोपेनल्डिहाइड। आएगा अरेंज करने को? आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, उसके बाद कौन, और सबसे कम कौन। नंबर्स दे देती हूँ, 1 2 3। हिंट मैंने दे दिया है, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एंड एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। नाउ गिव योर आंसर्स। You will get 2 minutes. अभी स्ट्रक्चर ढूंढते बैठ रहे होंगे सब लोग। अरे कोई आंसर नहीं कर रहा, क्या हुआ? डिफिकल्ट है? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ऐसा, तो अरेंज करो, जो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा वो इधर आएगा, उसके बाद जो बिल्कुल लेस रिएक्ट करेगा वो इधर आएगा। तुम लोग को शायद क्वेश्चन समझा नहीं, सब लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। मैंने क्या हिंट दिया कि एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एंड एल्डिहाइड्स ओवरऑल आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। कशिश ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। अब तक जितने आंसर्स आए सबके रॉन्ग है। कन्हैया इज रॉन्ग, प्रगति इज ऑल्सो रॉन्ग। मैंने हिंट दिया, सोचो ना जरा, क्या कर क्या रहे हो? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है, और अगर दोनों एल्डिहाइड आया तो दोनों एल्डिहाइड में से भी कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? जो एलिफैटिक रहेगा।
अरे बाबा अभी मैं सर फोड़ूंगी अपना। सारे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस आ गए। सिर्फ प्रगति ने सही आंसर, सॉरी कशिश ने सही आंसर दिया है। मैं बता रही हूँ कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो भी पूछ रहे हैं मिस H2O वाटर है कि नहीं है। हाँ बराबर है। दिवेश इज ऑल्सो करेक्ट। वेरी गुड दिवेश। सिर्फ 2 जन ने अब तक सही आंसर दिया है। मैं बोल रही हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन है, तो दोनों में से सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड। और अगर मेरे पास 2 एल्डिहाइड है, उसमें से भी एरोमेटिक फास्ट रिएक्ट, सॉरी लेस रिएक्ट करेगा, एलिफैटिक ज्यादा रिएक्ट करेगा। इतना बोलने के बावजूद भी सब लोग रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। हद हो गई। हाँ श्रुति ने भी एकदम सही आंसर दिया। वेरी गुड श्रुति। वेरी गुड प्रगति। अभी करेक्ट आंसर। थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। हाँ ऋषि बराबर है, करेक्ट। 4 मार्क्स के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन, और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अभी मैंने 1 सेकंड में पढ़ाया और तुम लोग 1 सेकंड में भी भूल गए, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होने का, अच्छे से सोचो कि मिस क्या बोल रही है, ध्यान से सुनो। क्या बोला मैंने? इफ यू हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन, आपका एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर आपके पास 2 एल्डिहाइड है तो उनमें से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? जो एलिफैटिक रहेगा, जिसका स्ट्रेट चेन होगा। जो एरोमेटिक रहेंगे वो लेस रिएक्टिव है ड्यू टू द रेजोनेंस। अब अरेंज करो। जिन लोगों ने गलत किया उन लोगों ने करेक्ट नहीं बोला आंसर। हाँ कन्हैया, करेक्ट योर आंसर। हाँ अभी बराबर है। प्रगति ने तो करेक्ट कर दिया। और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? यश, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? सबने करेक्ट कर दिया, जिनका रॉन्ग हुआ था सबने करेक्ट आंसर किया। संचिता, अनुष्का, हेली, साक्षी, शिवम, प्रशांत, सिद्धू। सिद्धू तो मुझे लगता है ना खाली वो बैठने के लिए आते हैं वो। हाँ अभी बराबर है यश, करेक्ट। करेक्ट सीक्वेंस इज 3-1-2 ना। 3-1-2। ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि एलिफैटिक है। उसके बाद ये एरोमेटिक है, बेंजाल्डिहाइड इज ArCHO होता है, एरोमेटिक रिंग के साथ CHO अटैच्ड होता है। और ये आपका कीटोन है तो लेस रिएक्टिव है। क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, एनी क्वेश्चंस? At least say yes or no. Okay, should I proceed? चलो अब हम आएंगे मेन पार्ट पे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ से आपका केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू होगा और पेज नंबर 265 275 तक जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे टेस्ट होएगा। चलो अभी आपको लिखने का काम आएगा। हाँ अभी तक कुछ लिखने का ज्यादा काम नहीं था। आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से सब पढ़ के आओ। हाँ शाम को मैं देने वाली हूँ ओस्टवॉल्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस, बफर के ऊपर क्वेश्चन ओरल लूंगी मैं, और सब लोग आंसर करेंगे। रिवीजन मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं सिखाऊं और तुम लोग पूछो। आप लोग के डाउट्स तो सॉल्व होंगे ही, बट आई विल आल्सो टेक सम ओरल सम क्वेश्चन। तो थोड़ा सा रीड करके आओ। रीड करने बोल रही हूँ, याद करने नहीं बोल रही हूँ। ठीक है? नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, एक मिनट कैमरा थोड़ा नीचे करती हूँ। Chemical properties of, we are just doing now aldehydes and ketones. ठीक है? Chemical properties of aldehydes and ketones. So first of all we will see over here laboratory test. ठीक है? आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में भी
लेबोरेटरी टेस्ट करके वी आर जनरली फाइंडिंग आउट वेदर माय कंपाउंड इज एसिडिक, बेसिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाटएवर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, एल्डिहाइड्स आर वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स। ठीक है, अब वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, यस और नो? एल्डिहाइड्स आर वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया ना, मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, and therefore they will act as a very good reducing agent towards mild oxidizing agent। mild oxidizing agent की तरफ वो काफी अच्छे reducing agent होते हैं। अच्छा, ketones do not have hydrogen atoms and therefore it cannot even oxidize by the reducing agent। तो जो ketone है, ketone does not show oxidation। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये हो सकता है इजीली। कीटोन्स डज नॉट हैव दैट, देयरफॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग टेस्ट। अगर आपको पता करना है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो यहाँ पे क्या बोला है, aldehydes are very good reducing agents but not the ketones। why aldehydes are very good reducing agents? But in the case of ketones, they do not have a free hydrogen atoms. They are having a bulky groups on both the sides of carbon atoms. That is why they will not take part very easily into the reaction. So if you want to distinguish between aldehydes and ketones, there are 3 tests। पहले टेस्ट का नाम है शिफ्स टेस्ट, दूसरे टेस्ट का नाम है टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट यूज करते हैं जो हम लोग को सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। एंड थर्ड वाला है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट शायद से बायोलॉजी में भी किया होगा, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्टिंग्विश करते हो। किया है क्या बायो में या नहीं किया, मुझे पता नहीं ठीक से एक्चुअली। All these 3 tests are given positive by aldehyde reagents. They will give you a very good test with the aldehydes but not with the ketones। That is why these 3 are called as distinguishing test between aldehydes and ketones। तो पहला टेस्ट क्या है, फर्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड एज शिफ्ट्स टेस्ट। रुको मुझे देखने दो, शिफ्ट्स टेस्ट, हाँ ठीक है। अभी शिफ्ट टेस्ट में होता क्या है, when alcoholic solution of aldehyde, aldehyde लिया, इसको अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया, is treated with few drops of Schiff's reagent। मैं बताती हूँ बाद में Schiff's reagent क्या रहता है एकदम डिटेल में, अभी सिर्फ इतना याद रखो। when it is treated with the Schiff's reagent, pink और red और magenta color appears। ठीक है, कौन सा कलर आएगा, या तो पिंक आएगा और रेड आएगा और मैजेंटा कलर। मैजेंटा कलर पता है सबको, जो अपने जबान का कलर होता है। अगर ये कलर आया मींस योर एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। मतलब एल्डिहाइड की जगह अगर मैं लिखूं यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है ना, अभी मुझे पता नहीं है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो अगर ये सारे कलर्स आए मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और ऐसा कोई कलर नहीं आया मतलब एल्डिहाइड एब्सेंट है, कीटोन प्रेजेंट है। समझा? दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट, when you are going to treat your carbonyl compound, especially aldehydes, तो जो aldehyde है, when it is treated with Tollens reagent, what is Tollens reagent now? Tollens reagent बताती हूँ मैं बाद में। When it is treated with the Tollens reagent, it will give you a silver mirror test। देखा है कभी silver mirror test लैब में? आपका टेस्ट ट्यूब जो है, हाँ टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या होता है, मिरर जैसे बन जाता है, यू कैन सी योर फेस, सिल्वर कलर का मिरर फॉर्म हो जाता है, यू कैन सी योर फेस, दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर ये प्रेजेंट आया मतलब एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, अदरवाइज इट इज एब्सेंट। मैं बाद में बताती हूँ सारे रिएजेंट्स क्या है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टेस्ट इज, कौन सा टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट। व्हेन योर एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फेलिंग्स रिएजेंट, इसमें 2 रिएजेंट होते हैं, एक फेलिंग्स रिएजेंट ए
फेलिंग्स रिएजेंट बी। ठीक है, अगर ये मुझे देता है रेड पीपीटी, रेड कलर देता है, मींस एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, अदरवाइज इट इज एब्सेंट। ये तीनों टेस्ट के कलर समझ आया। एल्डिहाइड लिया, शिफ्ट रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, अगर ये सारे कलर आ गए मतलब एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। फिर आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, टोलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट किया, इफ यू आर गेटिंग सिल्वर मिरर टेस्ट मींस एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, अदरवाइज इट इज एब्सेंट। इफ यू हैव टेकन एल्डिहाइड और कीटोन्स, अभी मैंने टेस्ट किसके साथ दिखाया, एल्डिहाइड के साथ ही दिखाया, बिकॉज इट इज गिविंग यू अ पॉजिटिव टेस्ट, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर एल्डिहाइड। इतना क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? So first of all, what we are going to say, aldehydes are acting as a mild reducing agent because it will give you a mild taste with the mild oxidizing agent. बहुत अच्छा टेस्ट है, but oxidizing agent के साथ वो react कर जाता है। तो ये तीनों क्या है बच्चों, 1 2 3, ये तीनों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एल्डिहाइड क्या करता है पता है, इन सबको रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर फेलिंग सोल्यूशन में Cu2+ है तो वो उसको बना देगा Cu+, समझा? टोलेंस रिएजेंट में अगर Ag+ है तो वो उसको बना देगा Ag सॉलिड। ऐसे वो उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया। और एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद बच्चों, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इन सारे टेस्ट को वो सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर देता है। दैट इज व्हाई दीज आर गिविंग यू अ वेरी गुड रिस्पॉन्स विद द एल्डिहाइड। इतना समझा? पहले इतना अच्छे से बोलो, फिर मैं एक एक टेस्ट बताती हूँ। इतना लिखना है क्या तुम लोग को, ये कॉपी करना है क्या आगे पढ़ाऊँ? हाँ ठीक है, कॉपी करना है तो लिख लो। एकदम लॉजिकली पढ़ने का, ज्यादा रटने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का एकदम। मैम हाँ बोलो ना। ब्लर दिख रहा है। मतलब दिख रहा है, एक मिनट रुको, मैं पहले इतना लिखो फिर नीचे दिखाती हूँ, ठीक है? अभी दिख रहा है? हाँ हो गया बच्चों? नीचे करूँ कैमरा थोड़ा? हाँ मैम। हाँ ठीक है। इजी है ना चैप्टर, बहुत डिफिकल्ट नहीं। अगर आप ध्यान से समझ के पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा। आप बोर हो जाओगे ना पहले से तो आपको फिर बोर ही होने वाला है। तो ऐसे नियत से ही बैठने का कि नहीं मुझे सब समझ रहे हैं, आई एम एंजॉइंग दिस चैप्टर।
कॉलेजेस में कुछ हुआ क्या तुम लोग का, टेस्ट वगैरह कुछ, एग्जाम, यूनिट टेस्ट और फर्स्ट सेमेस्टर कुछ हुआ? नो मैम। नो मैम। कुछ नहीं नहीं? मिस। अच्छा, सिर्फ पढ़ा रहे हैं कॉलेज वाले भी ना? कैसे लेते हैं लेक्चर्स ऑनलाइन? ऐसे पीपीटी दिखाते होंगे हाँ मैम। हाँ मैम। है ना? समझ में नहीं आता होगा कुछ भी, पीपीटी पीपीटी पीपीटी, सर दर्द होता है। मेरे को तो बहुत बोर होता है पीपीटी, स्पेशली हाँ फिजिक्स और मिस। केमिस्ट्री में। मैं वो बायोलॉजी ठीक है, वो कैसे? पीपीटी सिर्फ है ना रीड करके देते हैं, हाँ बताते हैं वही सिर्फ। तो बोल रही हूँ, वही तो बोल रही हूँ कि कंटाला आता है इससे पीपीटी। बायोलॉजी का ठीक है, क्योंकि बायो में तो कैसे पीपीटी से सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, बट फिर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स से ज्यादा पीपीटी दिखाया तो मैं तो सो ही जाऊंगी। मुझे पता है कॉलेज में कैसे सिखाते हैं, कैसे भी आड़ा टेढ़ा सिखाते, टीचर्स को ही नहीं आता होगा आधा तो। इसे तुम लोग ध्यान से पढ़ो। हो गया बच्चों? हाँ मैम। हाँ, ये तीनों टेस्ट, ये दे आर लाइक अ कंफर्मेटरी टेस्ट, करेक्ट। किसने पूछा क्वेश्चन? एक मिनट, लेट मी चेक। अच्छा, सेकंड से आपकी एग्जाम है श्रुति, ठीक है। हाँ यस कशिश, एल्डिहाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है, बराबर। अभी देखो मेरे पास है ना एक टेस्ट है, कंपाउंड है, एक दो बीकर है, ठीक है। बंद करो, किसका माइक ऑन है? हाँ, दो बीकर है, ठीक है। एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है। अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट रिएजेंट ले लूंगी, दोनों में डाल दूंगी। जिसमें एक कलर आया मतलब वो एल्डिहाइड था, जिसमें नहीं आया वो कीटोन था। तो इट इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है फिर भी वो नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? एक ही रीजन है, एल्डिहाइड के पास फ्री हाइड्रोजन एटम है, कीटोन के पास नहीं है। अब मैं बताती हूँ बच्चे यहाँ पे भी क्या कंफ्यूज जाते हैं, बताती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH, और फिर ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बोलते हैं पता है? मिस यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है ना। अरे हाइड्रोजन एटम कार्बन को अटैच्ड है, कार्बन कार्बन है यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन को अटैच्ड है। समझ रहे हो डिफरेंस? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यस इसके पास 3 और 3 छह हाइड्रोजन है, नहीं। ये कार्बन ये हाइड्रोजन इन तीनों कार्बन के, सॉरी ये तीनों हाइड्रोजन ये कार्बन के पास है, ठीक है। इसके पास नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है ये, तो इट इज नॉट इजीली अवेलेबल। बट ये कार्बन ये बहुत इजीली जा सकता है बाहर। दैट इज वाई ये तीनों टेस्ट दिया देता है सिर्फ एल्डिहाइड ना कि कीटोन, ठीक है। चलो अभी वन बाय वन आई विल टीच यू द टेस्ट कि कैसे होता है एग्जैक्ट रिएक्शन। बहुत इजी है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मेरे फोन का ना बैटरी लो गया है, मैं पावर बैंक लेके आती हूँ, तब तक आप लोग रीड करो, सिर्फ 2 मिनट। चलो आ गई मैं बच्चों। नाउ वी विल सी व्हाट इज शिफ्ट टेस्ट एग्जैक्टली, ठीक है। चलो एक दो तो हो ही जाएगा। फर्स्ट टेस्ट इज शिफ्ट टेस्ट, ठीक है। कैसे होता है? आई विल टेक ओवर योर फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट रिएजेंट। व्हाट इज शिफ्ट रिएजेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, शिफ्ट एक्चुअली नेम ऑफ साइंटिस्ट है। इट इज अ कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, शिफ्ट रिएजेंट को कैसे बनाते हैं देखो। आई हैव टू टेक ओवर हियर
sulfur dioxide, which is magenta color solution, which has to pass through the para-rosanilin hydrochloride. अभी para-rosanilin hydrochloride का structure काफी बड़ा है. I'm just drawing that structure. It is C double bond, NH2 plus, Cl minus. यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ से 2 बॉन्ड्स गया. You will get over here a ring like this. आपको याद नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे होता है, ठीक है. और यहाँ से ये गया, मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है. यहाँ पर है NH2. उसके बाद I will go here. यहाँ पे चले गए, ये हो गया बॉन्ड, यहाँ पे भी आ गया NH2. क्या बोला है? बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस टू द मैजेंटा कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ पैरारोज़ेनिलिन. इसका नाम क्या है? पैरारोज़ेनिलिन. रोज़ेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है. आपका कंपाउंड है. इसके ऊपर से आप पास करोगे क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस विथ वाटर एंड यू आर गोइंग टू पास थ्रू दिस. ये ऐसे किया पास, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे पता है? स्ट्रक्चर. इट इज लाइक दिस. दिस इज NH2. ऊपर चला जाएगा, ये बेंजीन रिंग कंप्लीट हुआ. देन अगेन वी हैव टू ड्रॉ ओवर हियर 2 more बेंजीन रिंग्स, ठीक है. ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पे NH2 रहेगा, यहाँ पर SO3H ज्वाइन हो जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप, एंड हियर इट इज NH2. यस यस ऋषि, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम. ये जो आपका बन गया ना बच्चों, इट इज योर शिफ्स रिएजेंट, ठीक है. दिस इज योर शिफ्स रिएजेंट. समझा? अभी इसके लिए वहां पे पहले मैंने क्या लिख दिया था कि आपका शिफ्स रिएजेंट कंबाइंस विद एल्डिहाइड. समझा क्या? तो अभी क्या बोला था मैंने? व्हेन शिफ्स रिएजेंट इज, अभी यहाँ पे शिफ्स रिएजेंट लिया और एल्डिहाइड डाल दिया इसमें, तो मुझे कौन सा कलर देगा? यहाँ पे मैजेंटा कलर देगा, ठीक है. आई विल गेट ओवर हियर मैजेंटा कलर. समझा शिफ्स रिएजेंट का टेस्ट? अंडरस्टूड? व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द, क्योंकि इसका कलर है ना रोज़ेनिलिन. रोज़ेनिलिन का कलर अगर वो प्रॉपर्ली एल्डिहाइड देता है, मतलब इट इज योर एल्डिहाइडिक ग्रुप. क्लियर? बाद में लिखो, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट टीचिंग यू. क्लियर? ये बात समझ आया सबको? ये कभी पूछते नहीं है स्ट्रक्चर, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया कि कैसे आता है. टोलेंस रिएजेंट और इसका पूछेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन का पूछेंगे, सो दैट यू शुड रिमेंबर. नाउ हाउ टोलेंस रिएजेंट इज ट्रीटेड, वी विल सी नाउ. आई हैव ओवर हियर एल्डिहाइड, ठीक है. एक मिनट, ये रहा एल्डिहाइड, RCHO. अभी टोलेंस रिएजेंट क्या है? सिल्वर अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स प्लस OH माइनस, इसका नाम है, ये पूरा है टोलेंस रिएजेंट. दिस इज योर टोलेंस रिएजेंट. करते क्या है पता है क्या? इसको एक बीकर लेने का, उसके अंदर है ना सिल्वर नाइट्रेट डालने का, AgNO3, और उसके अंदर है ना कंटिन्यूअसली अपने को थोड़ा सा क्या डालते रहना है? वी हैव टू कीप ऑन एडिंग अमाउंट ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालते जाओगे और थोड़ा लिक्विड अमोनिया डालना है, तो वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है और बन जाता है टोलेंस रिएजेंट. बस, ज्यादा कुछ है नहीं. यू हीट दिस. तो आपका जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलेट आयंस, क्योंकि एसिड बनाएगा ना वो, तो इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन. मतलब ये H निकल गया इसके पास से, और ये H क्या करेगा? मेरे सिल्वर को रिड्यूस कर देगा सिल्वर में, अमोनिया गैस बाहर उड़ जाएगी एंड वाटर बन जाएगा. तो हो गया ना? इसने इसको रिड्यूस कर दिया. यहाँ पे ये +1 चार्ज में था, नाउ इट इज इन 0 चार्ज, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया. तो इट इज गिविंग यू अ सिल्वर मिरर टेस्ट. ये जो आता है ना, ये जो कंपाउंड है, इट इज गिविंग यू सिल्वर मिरर टेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग एल्डिहाइड प्रेजेंट. क्लियर? उसके बाद की जो टेस्ट है फेलिंग सोल्यूशन वाली, हाउ इट इज? फेलिंग सोल्यूशन when it is boiled with the precipitate of copper, क्या लिखा है? When a mixture of aldehyde and the Fehling solution is boiled in the hot water, a red precipitate of cuprous oxide is formed.
एंड एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, RCHO फिर Cu2 प्लस एंड OH माइनस। क्या करते हैं पता है क्या, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को ही फेलिंग सोल्यूशन कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है पानी में डाल के, इट इज कॉल्ड एज फेलिंग सोल्यूशन। समझा? तो जब आप इसको बॉईल करोगे एल्डिहाइड में डाल के, तो ये क्या बन जाएगा पता है, वापस से कार्बोक्सिलेट आयन RCO माइनस, इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट आयन। H निकल गया उसका बाहर, और वो H क्या करेगा पता है क्या, Cu2 प्लस को रिड्यूस कर देगा Cu प्लस को, तो Cu2O आ जाता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x minus 2 is equals to 0, 2x is equals to plus 2, x is equals to plus 1, प्लस 1 हो गया ना कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट। और वाटर, तो जो रेड कलर आता है, जो हमने लिखा था रेड कलर, रेड PPT, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cu प्लस। समझा अभी? अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो, पहले इतना बोलो। इजी था एकदम। तो शिफ्ट रिएजेंट के साथ कौन सा कलर आता है, मैजेंटा कलर। सिल्वर मिरर टेस्ट समझ आ गया? ये देखो +1 से इसको 0 कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे +2 से इसको कौन सा स्टेट में कर दिया, +1 में रेड कलर दे दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। सो इट इज लाइक एक्टिंग एज अ वेरी गुड। और कीटोन के साथ आप ये सारे टेस्ट करो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट। ठीक है? सो दिस इज अबाउट दी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर आपको पूछा कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, तो कौन से है, शिफ्ट रिएजेंट, Tollens reagent and Fehling solution. These are the distinguishing test. I hope it is ये very. अभी सिल्वर लिखो मिरर मत। टेस्ट में वो मिस हाँ। ट्यूब अपना वो सिल्वर हो जाएगा ना? Yes, सिल्वर कलर का हो जाता है और बहुत शाइनिंग करता है। मैं कैसे तुम लोग को एग्जांपल दूं उसका, सिल्वर मिरर टेस्ट का। बीकर नहीं क्या, कभी देखो हम लोग गैस पे कुछ ऐसे बर्तन रखते हैं स्टील का या कांच का। कांच का बर्तन देखो अगर गैस पे रख दिया और उसको पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो कैसे थोड़ा शाइन होने लगता है। इट इज अपियरिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर। वो बाहर से नहीं होता है, अंदर से होता है और एकदम प्रॉपर मिरर जैसे बनता है। बहुत अच्छा टेस्ट दिखता है वो। ये अभी मत लिखो, नेक्स्ट लेक्चर में लिखना, कल लिखना। ठीक है, मैं पेपर्स रख देती हूँ, कल लिख देना। अभी मत लिखो, अभी 2 ही मिनट है। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज लेक्चर। देखो केमिस्ट्री कैसे पढ़ने का पता है कि आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, इमेजिन करो, तो आपको मजा आएगा। ठीक है? सो वी आर मीटिंग इन द इवनिंग 8:30 to 9:30। प्लीज सर को भी बोल देना, एक बार मैसेज कर देना, मैं तो फिर प्रथमेश सर अपना लेक्चर लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दी अपना क्या, आयोनिक इक्विलिब्रिया थ्योरी पार्ट। और थर्सडे को हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है? कल आपका मॉर्निंग में लेक्चर रहेगा 10:30 to 12, इवनिंग में नहीं रहेगा। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तीनों दिन मॉर्निंग इवनिंग रहेगा। थर्सडे को 1 ही घंटे का रहेगा, फ्राइडे को इवनिंग का मैं ले लूंगी 8 to 9:30। ठीक है? मिस तो ये रिवीजन लेक्चर का कौन सा चैप्टर पे होगा? 3rd चैप्टर, सेकंड वाला हो गया ना अपना सोल्यूशन वाला कंप्लीट। यस तो मिस। आज 3rd चैप्टर पे आयोनिक इक्विलिब्रिया पे थ्योरी पढ़ के आओ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि याद करके आओ, खाली पढ़ के आओ कि क्या समझता है क्या नहीं समझता है, ऐसा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? चलो, शुड आई स्टॉप द लेक्चर नाउ? कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू इन द इवनिंग। चलो, बाय बाय।